हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 4। और डीपीपी नंबर 4 में कुल 4 टॉपिक्स कवर्ड हैं: थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पहला सवाल जो है वो थर्मोडायनामिक्स से है, इसको देखते हैं। इसमें हमें एक ग्राफ प्रोवाइडेड है, वो है वीटी ग्राफ। और इस वीटी ग्राफ को देख के हमें प्रेशर के बारे में कमेंट करना है कि जब हम इनिशियल स्टेट ए टू बी जा रहे हैं तो प्रेशर का वेरिएशन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो हमें इस प्रेशर के वेरिएशन पे कमेंट करना है। अब देखो, हमें अगर प्रेशर के वेरिएशन पे कमेंट करना है तो पहला काम ये करें कि इस वीटी ग्राफ को कन्वर्ट करिए प्रेशर एंड वॉल्यूम के ग्राफ पे, पीवी ग्राफ पे। अब देखो, जब हम इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो वीटी ग्राफ है, इससे इसका पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें एग्जैक्ट तो ये चाहिए नहीं, हमें देखना है कि प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, बस हमें यही चाहिए। तो इसका ये हम एक टेम्परेचर का पैरामीटर इसमें इंक्लूड करते हैं। टेम्परेचर का पैरामीटर इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, हम आइसोथर्म ड्रॉ कर देते हैं। आइसोथर्म मतलब इसका ये जो है, जो रेड लाइन, जो कर्व लाइन बन रही है, ये सारे आइसोथर्म हैं। इसका मतलब इन लाइन्स पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये जो लाइन्स हैं इन पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जैसे जैसे आइसोथर्म हम यहाँ जैसे ये आइसोथर्म 1 2 3 4 5 6, तो जैसे जैसे 1 से 6 आ रहे हैं आइसोथर्म्स में, इनमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है। देखो, इंटरमीडिएट पॉइंट्स का नोटेशन दे देते हैं। मान लो ये यू पॉइंट है, यू एक्स एंड वाई, ये 3 पॉइंट इंटरमीडिएट डिनोट कर दिए। अब देखो, जब हम ए से गैस को जब हम ए से यू ले जा रहे हैं तो ए से यू वाला जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस में पी = एनआरटी से देख के बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। हाँ है ना, मतलब ए से जब यूज़ आ रहे हैं तो पहली चीज़ है कि ए से यूज़ आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हायर आइसोथर्म पे जाएंगे। मान लो हम आइसोथर्म 1 से 2 चले गए, प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो गया ए से 1। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है वो ए से 1 का जो ग्राफ है वो हो गया ये ए से 1, इसको हम ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं, सॉरी ए से यू। अच्छा, अब देखो यू से एक्स आ रहा है, यू से एक्स वाली जो रीजन है उसमें देखो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ रहा है। तो यू से एक्स जा रहे हैं तो ऐसा दिखेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हम हायर आइसोथर्म पे जा रहे हैं, और वॉल्यूम घट रहा है मतलब लोअर वॉल्यूम की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब यू से अगर हमें एक्स जाना हो तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाए या कर्व जाए, तो बट नेचर तो ऐसा जाएगा यू से एक्स। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया और साथ में क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया। एक्स से वाई जब जा रहे हैं तो एक्स से वाई में भी देखोगे कि एक्स से वाई जाने में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो अगेन ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए। अगले हायर आइसोथर्म पे, हायर टेम्परेचर के आइसोथर्म पे जाना चाहिए। तो यहाँ यह पॉइंट है कि वाई। अच्छा, वाई से जब बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा आना चाहिए वाई से बी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ए से वाई तक जाते जाते प्रेशर बढ़ रहा है, वाई से बी जाने पे प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अच्छा, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर पे कमेंट करना है कि फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा या इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखो, ये जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये है फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज इतने का आ गया, टेम्परेचर में चेंज इतने का आ रहा है। तो टेम्परेचर में चेंज जो है वो डेल्टा टी और डेल्टा वी, देखेंगे कि डेल्टा टी में चेंज ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता गया है और वॉल्यूम बहुत कम इंक्रीज़ किया हुआ है। सो अगर हम इसको देखें तो P = nRT/V, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ किया हो या वॉल्यूम कम इंक्रीज़ किया हो, तो टेम्परेचर इज डोमिनेंट फैक्टर
और टेम्परेचर का डोमिनेटिंग फैक्टर है तो इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हमें दिया हुआ है फाइनल प्रेशर लेस देन इनिशियल प्रेशर, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्मोडायनामिक्स से है और इसमें हमें वर्क कैलकुलेशन के बारे में सवाल है। ठीक है, वर्क कैलकुलेशन के बारे में सीधा स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय एन आइडियल गैस सिस्टम। ध्यान से, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस सिस्टम। अब देखो, वर्क को अगर किसी भी प्रोसेस का वर्क हो, वर्क को लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या इसको मॉडिफाई करें तो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, पहला ए जो ऑप्शन है वो है रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग। तो अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, कोई प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी इज ज़ीरो। अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो वर्क भी कितना आना चाहिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क ज़ीरो होता रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन पे आते हैं, आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक भी है और रिवर्सिबल भी है, और क्या है तो एक्सपेंशन। आइसोबारिक प्रोसेस तो देखो वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिखते हैं, है ना। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अच्छा पहले तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम P कहें तो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, और ये आइसोबारिक है तो इनिशियल प्रेशर मानो P1 पे प्रेशर P1 है और कंडीशन 2 पे प्रेशर P2 है, तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P गैस, और ये नियरली इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर है। तो इन सबको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस P V2 माइनस V1, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि गैस का प्रेशर हमेशा बराबर है तो हम P को जब V2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसको P2 V2 लिख दिया, और जब V1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको P1 लिख दिया। अब इसको आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू NRT लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं nRT2 माइनस nRT1 दैट इज माइनस nR डेल्टा T। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि वर्क डन इन एन आइडियल गैस सिस्टम में किस केस में हम वर्क डन को माइनस nR डेल्टा T लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं किसमें, आइसोबारिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में सी ऑप्शन जो है, तो आइसोथर्मल का जो वर्क होता है उसको ऐसा ही, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क इज माइनस nRT अगेन V2 बाई V1, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन तो उसमें हम P2 V2 वर्क डन इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, तो इसका फॉर्मूला आता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। ठीक है, तो अपना सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज आइसोबारिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा सवाल है। अब देखो, उसमें क्वेश्चन भी ऐसा प्रोवाइडेड है कि एसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन एबव 85 केल्विन पॉसिबल हो जाता है, या एबव 85 केल्विन एसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो हमें इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज बतानी है। ठीक है, हमें इस प्रोसेस में स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज बतानी है। अब देखो जरा, अब अगर रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो जा रही है तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और जस्ट 85 केल्विन पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। इसका मतलब है कि एट 85 केल्विन डेल्टा G इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिल रहा है कि डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा H बाई T, और 85 केल्विन पे हम डेल्टा H की वैल्यू निकाल गए अगर,
और उसको टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर केल्विन में लेकर डिवाइड कर दे तो हमें डेल्टा एच मिल जाएगा। अब इसका डेल्टा एच निकालना है। रिएक्शन है एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वस, ये रेक करके डिकार्बोक्सिलेट होके मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है, CH4 गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो हमें इस सब का डेल्टा एच फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो किसी भी रिएक्शन में अगर हमें डेल्टा एच रिएक्शन निकालनी हो तो डेल्टा एच रिएक्शन थर्मोकेमिस्ट्री में हमने 3 मेन तरीके से देखा है। एक होता है डेल्टा एच फॉर्मेशन से निकालना, दूसरा कंबशन से निकालना, तीसरा बॉन्ड एनर्जी से निकालना। तो ये केस फॉर्मेशन वाला है। अब फॉर्मेशन के का यूज़ करके अगर निकालना हो तो हम लिखते हैं समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ enthalpies of formation of reactant। ठीक है, तो डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेल्टा एच रिएक्शन इज कितना, सबका स्टैंडर्ड दिया है तो हम स्टैंडर्ड निकाल पाएंगे। तो प्रोडक्ट में CH4 है और CO2 है। CH4 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी हो गई -75 और CO2 के फॉर्मेशन की एंथैल्पी हो गई -392। और ये तो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का हो गया। रिएक्टेंट में देखें तो रिएक्टेंट में एसिटिक एसिड एक्वस है, उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई है -484। अच्छा, ये सारा जो डेटा है ये किलोजूल पर मोल में है, ये ध्यान से, किलोजूल पर मोल। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 527 -467 प्लस 484 और ये वैल्यू आ गई 17 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब डेल्टा एच नॉट अगर निकाले तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई टी। यूनिट का ध्यान रखें प्रॉपर, तो 17 किलोजूल है, तो किलोजूल को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन टेम्परेचर केल्विन स्केल में 85 केल्विन है, तो ये वैल्यू आ गई 200 जूल पर केल्विन। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी थर्मोडायनेमिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक मोनोटॉमिक आइडियल गैस है जिसको इनिशियली हमने 1200 केल्विन पे रखा था और इसका वॉल्यूम था 8 लीटर। इनिशियली 1200 केल्विन है और इसको वॉल्यूम कितना रखा है, 8 लीटर। अब इस गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं एडियाबेटिकली फ्रॉम 1 लीटर, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर। गैस इज एक्सपैंडेड फ्रॉम 1200 केल्विन 1 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम इज 8 लीटर। अब ऐसा बोला है कि द फाइनल टेम्परेचर इज 280 केल्विन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस प्रोसेस। अच्छा, ऐसा मेंशन किया कि फाइनल टेम्परेचर इज 280 केल्विन। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर को हम टी लिख देते हैं यहाँ पे। गैस मोनोटॉमिक है, इंपॉर्टेंट है और एडियाबेटिक है। अब देखो, अब 2-3 चीज़ें हैं कि वर्क जो है, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, है ना, वर्क एक पाथ फंक्शन है। दूसरी चीज़, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा लिखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर देखा जाए तो Q की वैल्यू 0 हो जाती है और Q अगर 0 हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल्स टू W। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबेट का वर्क एक बार ध्यान रखें कि W इरिवर्सिबल will not be equal to W irreversible will not be equal to W reversible। कभी रिवर्सिबल का वर्क इरिवर्सिबल के वर्क के बराबर नहीं होगा, यानी डेल्टा U दोनों में
डेल्टा यू इन इरिवर्सिबल प्रोसेस विल नॉट बी इक्वल टू डेल्टा यू इन रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। यानी फाइनल पॉइंट अगर हमने सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया है, कोई प्रोसेस को सेम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया है और एडियाबेटिकली एक्सपैंड करें, तो रिवर्सिबल में फाइनल स्टेट विल बी डिफरेंट दैन द फाइनल स्टेट इन इरिवर्सिबल। दोनों का फाइनल स्टेट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि u इज़ अ स्टेट फंक्शन, और अगर इनिशियली हमने पोजीशन पॉइंट इनिशियली अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम स्टेट से स्टार्ट किया है और फाइनल स्टेट भी सेम है, तो डेल्टा यू दोनों का सेम आना चाहिए। बट यहाँ पे दिख रहा है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू दोनों का सेम नहीं आ रहा है, दोनों का डेल्टा यू डिफरेंट है। इट कन्फर्म्स दैट द फाइनल स्टेट इज नॉट सेम। मतलब रिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर अलग हो सकता है, इरिवर्सिबल में फाइनल टेम्परेचर अलग हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात देख लेते हैं कि किस में फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा आता है। तो अगर फाइनल टेम्परेचर को देखो कि किस में ज़्यादा आता है, तो ऐसा है कि फाइनल टेम्परेचर अगर हमने इनिशियली से स्टार्ट किया है और एक्सपेंशन करा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट किया, एक्सपेंशन करा रहे हैं, और एक्सपेंशन में हमने फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है। इनिशियली हमने 1 लीटर से स्टार्ट किया और फाइनली हमने 8 लीटर तक एक्सपैंड किया, तो फाइनल वॉल्यूम सेम रखा है। तो देखोगे कि रिवर्सिबल में वर्क ज़्यादा मिलता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के एक्सपेंशन में वर्क ज़्यादा ऑब्टेन होता है, और अगर वर्क ज़्यादा ऑब्टेन होगा तो रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप करता है इन कंपैरिजन टू इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर। ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड एंड ब्लू लाइन से, ये हो गया रिवर्सिबल का रिवर्सिबल का फाइनल स्टेट, और इरिवर्सिबल का फाइनल स्टेट जो होगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा, इससे ऊपर आएगा, ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल का स्टेट अगर ऊपर आ रहा है तो इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हम ऐसा कह सकते हैं कि इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन T final of reversible is less than T final of irreversible। अभी आया कहाँ से, तो वर्क देखो, वर्क मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है, और रिवर्सिबल के वर्क का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिवर्सिबल के डेल्टा यू का भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट सेम है और यू डिक्रीज़ कर रहा है, तो डेल्टा यू ज़्यादा डिक्रीज़ करना चाहिए रिवर्सिबल में और कम डिक्रीज़ करना चाहिए इरिवर्सिबल में। तो यू ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा रिवर्सिबल में और कम डिक्रीज़ करेगा इरिवर्सिबल में। सो टेम्परेचर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर का भी ट्रेंड सेम होगा। अब देखो हम अब क्या करें कि रिवर्सिबल का टेम्परेचर निकालिए। मानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये अगर हमने रिवर्सिबल कराया होता तो टेम्परेचर कितना आता। तो हमारे पास इक्वेशन है पी की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक के लिए। इसको ज़रा टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करें, तो जब टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पी को हम टी पुट कर पी इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी वी की पावर गामा -1 इज अ न्यू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर सकते हैं कि T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। तो T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि T1 अपॉन V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 इज T2, और T1 की वैल्यू है 1200, V1 फाइनली 1 लीटर है और ये 8 लीटर है, और गामा -1 मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस का गामा इज 5/3, तो गामा -1 इज 5/3 -1 यानी 2/3, तो 1/8 की पावर 2/3 इज 1/4, और यहाँ से टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। तो देखो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता तो टेम्परेचर फाइनल आना चाहिए तो 300 केल्विन, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइनल टेम्परेचर इज 280 केल्विन। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? मिनिमम टेम्परेचर आएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में मिनिमम टेम्परेचर आएगा। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर हम किसी भी तरीके से कराएंगे तो टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबेटिक से पक्का ज़्यादा आना चाहिए,
और रिवर्सिबल एडियाबेटिक का टेम्परेचर आ रहा है 300 केल्विन, तो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर 300 केल्विन से ज़्यादा आना चाहिए, जबकि फाइनल टेम्परेचर बोला कि फाइनल टेम्परेचर इज 280 केल्विन। तो क्या ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है? तो नहीं, दिस इज एन इम्पॉसिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर रिवर्सिबल होगा तो 300 केल्विन आना चाहिए था, उससे नीचे टेम्परेचर तो जा ही नहीं सकता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ये 280 केल्विन है, तो ये प्रोसेस या तो एडियाबेटिक नहीं है, और अगर एडियाबेटिक ही किया है और 280 केल्विन हुआ है तो भाई ऐसा प्रोसेस इस ब्रह्मांड में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। इसमें हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। कितना? तो -84। अच्छा, C2H6 मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि CH3 CH3 इथेन, फिर C3H8 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -105 किलोजूल पर मोल। तो ये ऐसा लगेगा कि ये CH3 CH2 CH3 ऐसा है। अब देखो CH3 CH3 और C3H8 को देखें तो ऐसा लग रहा है कि हमने बीच में इस बॉन्ड को ब्रेक किया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक CH2 ग्रुप उसमें ऐड कर दिया, है ना। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करके एक CH2 ग्रुप ऐड किया, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी बढ़ जा रही है? तो माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में चेंज जो है वो माइनस, देखें तो -21 का हो जा रहा है ना। तो ऐसा सोचे कि हमने CH3 का एक बॉन्ड ब्रेक किया और इसमें ये CH2 ग्रुप, ये फ्री CH2 ग्रुप ऐड कर दिया, ऐसा तो बन गया CH3 CH2 CH3, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। तो देखो एक CH2 के एडिशन से अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो फर्क पड़ रहा है 21 किलोजूल पर मोल का। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन पेंटेन। तो जब हम एन पेंटेन देखेंगे तो एन पेंटेन में CH3 CH2 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 CH3 ऐसा है। तो इसमें हमने कुल एक, दो और ये 3 CH2 ग्रुप जोड़ दिए। अब एक CH2 ग्रुप जोड़ने से डेल्टा H फॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड 21 से बढ़ जाता है, तो 3 जोड़ने पे 63 से बढ़ जाएगा। तो डेल्टा H फॉर्मेशन अगर कहा जाए कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ एन पेंटेन, तो ऐसा देखें कि -84 तो CH3 का है, और उसमें जब हम एक CH2 जोड़ रहे हैं तो 21 से और नेगेटिव -21 और हो जा रहा है, तो 3 जोड़ेंगे तो -63, दैट इज 7147 किलोजूल पर मोल, इतना होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 सॉलिड स्टेट का सवाल है। अच्छा, इसमें 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, AB अरेंजमेंट और ABC अरेंजमेंट। हम अगर देखें तो क्लोजेस पैकिंग इन 3 डायमेंशन में 2 अरेंजमेंट होते हैं, AB और ABC। दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन एग्जैक्टली बराबर होता है, दोनों एकदम सिमिलर अरेंजमेंट्स हैं। बस डिफरेंस इस बात का है कि इसमें AB के बाद जो थर्ड ईयर है वो एक जैसी है, और यहाँ थर्ड ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, बट बाकी सब कुछ सिमिलर आता है। इस अरेंजमेंट को छोड़ दिया जाए, इस ABC ये थर्ड ईयर का जो डिफरेंस है, इसके अलावा जो मतलब डेंसिटी है, पैकिंग फ्रैक्शन है, वो सारे पैरामीटर सिमिलर रहते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि इन HCP और NCCP स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेयर्स ऑफ इक्वल साइज, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर स्फेयर, इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्पेसेस। जैसे अगर हम CCP की बात करें तो CCP में
ऐसा। इफेक्टिव नंबर देखें तो इसमें सीसीपी में एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और कॉर्नर्स के साथ ही फेस सेंटर्स पे भी प्रेजेंट है। तो कॉर्नर्स के साथ अगर फेस सेंटर में प्रेजेंट है तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल देखें तो ये वैल्यू आ जाती है 4। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और फेस सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन हाफ है। तो उससे अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखें तो कितना आ गया, तो हाफ। हाँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज 4। अब देखो ज़रा, इसमें ब्लू से जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो फेस सेंटर्स पे हैं, जो रेड से रिप्रेजेंट किए गए हैं फिर वो कॉर्नर्स पे है। अब इन वन यूनिट सेल effective number of atoms एटम्स इक्वल्स टू 4 है। देखो अच्छा, यहाँ पे ए इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ए को क्या है, तो ए इज रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस इज ए। अब मान लो हमने एजगेंथ बी मान ली। बी क्या है, तो एजगेंथ है। तो ये देखेंगे कि ये जो फेस डायगोनल है, इस फेस डायगोनल के एटम्स आपस में टच करेंगे तो एटम्स अलोंग फेस डायगोनल विल टच। तो फेस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी √2b। और अगर इसको देखा जाए रेडियस का टर्म में लिखा जाए तो ये इसका पूरा रेडियस 2a हो जाएगा। उधर से a और a, तो यानी ये आ गया 4a। यहाँ से हम b बोल सकते हैं कि एज लेंथ इज 4a/√2। 4a/√2 यानी 2√2a। ठीक है। अच्छा, अब देखो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, इस क्यूब का पूरा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। और इस पूरे क्यूब को इफेक्टिवली कितने एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो 4। तो हमसे क्वेश्चन में ये है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर स्फीयर इंक्लूडिंग एम्प्टी स्पेसेस। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर स्फीयर इंक्लूडिंग एम्प्टी स्पेसेस, तो टोटल वॉल्यूम इतना हो रहा है इंक्लूडिंग एम्प्टी स्पेसेस। सॉरी, ये ए क्यूब ना हो के, ये कन्वेंशनली हम ए एच को लेते हैं पर यहाँ बी है तो हमें बी क्यूब लिखना चाहिए। तो ये बी क्यूब अपॉन नंबर ऑफ एटम इज 4। बी की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2√2a का होल क्यूब अपॉन 4। ठीक है। तो 2 का होल क्यूब यानी 8 और √2 का होल क्यूब यानी 2√2a क्यूब बाई 4। तो ये हो गया 2 टाइम कैंसिल हो रहा है तो यानी 4√2a क्यूब और √2 की वैल्यू है 1.414। तो ये आ गया 5.65 ए क्यूब। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज इतना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना कौन सा, तो ए ऑप्शन। क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉलिड स्टेट का ही सवाल है। इसमें देखिए ज़रा, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एटम इन क्लोज पैक प्लेन्स दैट विल लाई बिटवीन 2 इमेजिनरी पैरेलल प्लेन्स हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना इन अ कॉपर क्रिस्टल FCC लैटिस। ठीक है। अब देखो हमने 2 पैरेलल प्लेन ड्रॉ की है। कितने डिस्टेंस पे, तो उनके बीच की डिस्टेंस है 13√2/3r। ठीक है, जहाँ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये सवाल काफ़ी बढ़िया सवाल है। हमें 2-3 चीज़ समझनी है। HCP और FCC के 2 लेयर्स के बीच में डिस्टेंस इज सेम। चाहे वो HCP हो चाहे FCC हो, लेयर 2 लेयर्स के बीच में डिस्टेंस सेम होता है।
बस डिफरेंस HCP और FCC में ये डिफरेंस होता है कि एक में ABAB पैकिंग है, दूसरे में ABC पैकिंग है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 ईयर्स कितनी होती है, तो HCP में हमने डिराइव भी किया होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 ईयर इज 2√2/3r। HCP में डिराइव किया होगा, चाहे तो इसको हम FCC में भी इसको डिराइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे ये हमने ऊपर FCC ड्रॉ किया है और इसमें अगर ईयरिंग देखें तो ईयर जो होता है वो ऐसे दिखता है, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस √3a आ जाती है। और फिर हम ईयर्स को देख के उनका नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें 2 ईयर के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी, और डैट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली दिस, जो HCP में भी कैलकुलेट होती है, ठीक है। अब देखो पहली ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, हमारी डिस्टेंस कितनी है, √13√2/3r। हमने मानो पहली ईयर यहाँ ले ली 0 डिस्टेंस पे, ये फर्स्ट ईयर को ले लिया, ये डिस्टेंस जो है वो है 2√2/3r। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, तो दूसरी ईयर हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो होगी अभी, ये हो गई 13√2/3r, एंड नंबर ऑफ ईयर्स जो आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 ईयर्स इसमें पॉसिबल हो जा रही हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी, तो टोटल 7 ईयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉलिड स्टेट का सवाल है। इसमें ऐसा कहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन 100 ग्राम ऑफ एन FCC क्रिस्टल, एक FCC क्रिस्टल का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, डेंसिटी प्रोवाइडेड है, डेंसिटी इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यूनिट सेल की एज लेंथ प्रोवाइडेड है, दैट इज 200 पिकोमीटर। तो हमें बताना है कि इसमें कितने एटम्स होंगे। 100 ग्राम का जो क्रिस्टल है उसमें टोटल कितने एटम्स होंगे ये बताना है। अब देखो इसके लिए कई सारे तरीके से हम जा सकते हैं। एक तरीका है कि हमें वेट पता है, डेंसिटी पता है, वेट पता है, डेंसिटी पता है, तो हम वॉल्यूम निकाल लें, हाँ है ना। तो W/V इक्वल्स टू D होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम हो गया W/D, और वेट है कितना, तो वेट देखेंगे कि वेट इज़ 100 ग्राम और डेंसिटी इज़ 10 ग्राम, यानी ये आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो FCC है तो ये N इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल N मान गए, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट सेल N मान गए, तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इक्वल्स टू A क्यूब। तो N यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो गया, तो N इंटू A क्यूब, और यही कितने के बराबर हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम N निकाल सकते हैं कि N की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन, अब ये सेंटीमीटर में है तो A की भी वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तो A की वैल्यू जब सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो देखो A इज़ इन पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻10 सेंटीमीटर, तो इसको देख सकते हैं 2 × 10⁻8 का होल क्यूब, ये आ गया। अब देखो एक यूनिट सेल में, FCC के एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली 4 एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी 4n, और ये हो गया 4 × 10 अपॉन 2 का क्यूब इज 8 × 10⁻24 -24, 10⁻24, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाले तो 4 से ये 2 टाइम, तो ये 5 हो गया,
ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻+24 एटम्स। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करें, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब लिख लिया, ठीक है। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखते हमने ए क्यूब, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मान लेते एन, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएगी n/4। यहाँ देखना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मान गए कि हमने n है, यहाँ हमने इस सॉल्यूशन में हमने n इस नंबर ऑफ यूनिट सेल माना है। एक डिफरेंट सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स को n मान लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को n मान लेते हैं तो यूनिट सेल हो जाएगी n/4 और वॉल्यूम हो जाएगा n/4 इंटू ए क्यूब और डैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो वहाँ से n निकाल के टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस डीपीपी के सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में से सबसे बेहतरीन सवाल है। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग की गई है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ सॉलिड स्टेट को आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ मिक्स किया गया है और एक बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, एक आयनिक सॉलिड है B+A-, जो रॉक सॉल्ट मतलब NaCl टाइप के क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज होता है। अच्छा, इतना ग्राम आयनिक सॉलिड हमने डिजॉल्व किया है वाटर में और सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर का। अच्छा, अब देखो, ये सॉलिड स्टेट की बात हो रही थी और एकाएक दे दिया कि द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड टू बी 6। अरे राम, इस सॉल्यूशन का pH 6 है एंड द लेंथ ऑफ, फिर से मतलब सॉलिड स्टेट की बात की, फिर pH की बात आ गई, आयनिक इक्विलिब्रियम पहुंच गए। फिर लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल इन द यूनिट सेल इज इतना, फिर से सॉलिड स्टेट पे आ गए और पूछा जा रहा है कि हमने डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड बताओ और डेटा हमें फिर से सॉलिड आयनिक इक्विलिब्रियम का दे रखा है और ऐसा मेंशन किया कि H इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, बड़ा ही मतलब सॉलिड स्टेट आयनिक इक्विलिब्रियम, दो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। H एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो B+A- एक सॉल्ट हो गया। अच्छा, किसका, तो Kb ऑफ BOH इज 10⁻⁵, यानी एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है और इसका pH भी इंडिकेट कर रहा है कि इसका pH इज 6, इसके सॉल्यूशन का pH 6 आ रहा है, एसिडिक आ रहा है, मतलब यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व हो रही है, हाँ ना। और वो दिख भी रहा है कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वहाँ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के केस में pH इक्वल्स टू हाफ pKw माइनस pKb माइनस लॉक्सी, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ से हम C निकाल सकते हैं। तो देखो, अच्छा, टेम्परेचर मेंशन किया है 298, तो Kw की वैल्यू होगी 14, तो ये हो गया 12 इक्वल्स टू 14 माइनस Pkb इज, तो Kb इज 10⁻⁵, सो Pk विल बी 5 माइनस लॉक्सी। तो देखो लॉक्सी कितना हो गया, तो इसको इधर शिफ्ट करें तो ये -12 और -12 -5 -17 और 14 से माइनस करें तो -3, यानी कॉन्सेंट्रेशन C इज 10⁻³ m। अच्छा, हमने सॉल्यूशन 1 लीटर बनाया था और वेट इतना डिसॉल्व किया है। अब कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स को लिख सकते हो वेट 1.32 ग्राम अपॉन मोलर मास और टोटल वॉल्यूम इज 1, तो ये 1 आ गया, आया ना। अब यहाँ से हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास M विल बी कितना, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू प्रोवाइडेड है, कॉन्सेंट्रेशन C की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली pH कैलकुलेशन से। pH कैलकुलेशन से C की वैल्यू आ रही है 10⁻³ अब 10⁻³ आ गया तो यहाँ से हम M बता सकते हैं कि M इक्वल्स टू 1.32 अपॉन 10⁻³ दैट इज 1320 ग्राम, बहुत ज़्यादा मोलर मास है। अच्छा, अब कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। अब हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। अब डेंसिटी निकालने के लिए क्या करें, तो मोलर मास पता है, तो डेंसिटी रो इक्वल्स टू FCC एटम है तो नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएंगे इनटू मोलर मास अपॉन Na इंटू A³ एक यूनिट सेल का। अच्छा, डेंसिटी ऐसे निकाल सकते हो कि डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन
मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में टोटल फॉर्मूला हो जाएगा 4। NaCl टाइप है तो NaCl में NaCl रॉक सॉल्ट या क्रिस्टल में 4 फॉर्मूले होते हैं एक यूनिट सेल में, तो 4 इंटू मोलर मास m अपॉन Na, तो देखो 4 इंटू 1320 अपॉन 6। अच्छा, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें कितनी लेने को बोलिए, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, हमें फेस डायगोनल दिया हुआ, फेस डायगोनल ऑफ द यूनिट सेल इज इतना, हमें ए क्यूब प्रोवाइडेड नहीं है, ए प्रोवाइडेड नहीं है, अब हमें फेस डायगोनल प्रोवाइडेड है। अब देखो फेस डायगोनल की वैल्यू देखा जाए तो फेस डायगोनल इज ये, एज लेंथ अगर a है तो फेस डायगोनल इज √2a एंड √2a इज 600 इंटू √2, यूनिट इज पिकोमीटर, 600 इंटू √2 पिकोमीटर, सो a इज 600 पिकोमीटर। सो डेंसिटी हो जाएगी 4 इंटू 1320 अपॉन 6 इंटू 022 10⁻23। आंसर हमें ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में दिया हो तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 600 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा इसको सॉल्व करें तो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्यूशन करने पे डेंसिटी की वैल्यू आ गई 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बेहतरीन सवाल, जिसमें सॉलिड स्टेट एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से मिक्स किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत इसमें गैस स्टेट भी है। हाँ, 5 टॉपिक्स हो गए। अब देखिए, द अबव आइसोथर्मल वाज ऑब्जर्व फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस एट ए सर्टेन टेम्परेचर। एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए किसी टेम्परेचर पे ऑब्जर्व हो रहा है, देन आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर फिक्स रखा है, तो अगर द गैस इज बिहेविंग एज आइडियल, तो अगर गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करती तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती, और आइडियल गैस इक्वेशन इज PV = nRT, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा आना चाहिए आइडियल गैस का। PV का प्लॉट ड्रॉ करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आइडियल गैस के लिए PV का प्लॉट कुछ ऐसा आना चाहिए, ना कि ऐसा। तो ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है, द गैस इज अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, गैस इज अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा कह रहा है। अब हमें इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेट करना है। देखो, इस कर्व में ये फ्लैट जोन आ रहा है, ये, और यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम कम करते हुए इसका प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब ये लग रहा है कि P and V आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि P इज एकदम 1/V, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर, ऐसा नहीं कह सकते। बट हाँ, ये देख रहे हैं कि प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम कम करने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बट Q से R पॉइंट पे जाने पे, Q से R पॉइंट पे जब जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि Q से R जाते टाइम प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम होते जा रहा है। तो ये तो गैस की प्रॉपर्टी नहीं हुई, हाँ ना, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है, मतलब यहाँ तो लिक्विफिकेशन हो रहा है, हाँ ना। तो ये लिक्विफिकेशन का कर्व है। और यहाँ पे देखोगे P and Q जोन में केवल गैस होती है या वेपर होता है, Q and R जोन में गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करता है, और R और S जोन में, R से S जोन में केवल लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो गैस इज नॉट बिहेविंग आइडियली, और गैस का यहाँ लिक्विफिकेशन हो रहा है, तो लिक्विफिकेशन ऑकर्स बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी द गैस इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऐसा कहना गैस इज अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज रॉन्ग। अच्छा, द गैस इन द हॉरिजॉन्टल QR द प्रेशर इज मोर देन क्रिटिकल प्रेशर। नहीं बेटा, क्रिटिकल प्रेशर से लोअर प्रेशर पे ही, क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि जब क्रिटिकल पॉइंट अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ आता है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर आता है उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, जो टेम्परेचर आता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ये प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर से कम है। ठीक है,
द गैस shows negative deviation, the gas shows negative deviation from ideal gas in PQ and QR zone. सही बात है, गैस नेगेटिव डेविएशन अगर एग्जिबिट नहीं करेगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करेंगे तो इक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जेट की वैल्यू होती है 3/8 और यहाँ पे जेट की वैल्यू 3/8 से भी कम आनी चाहिए, है ना। यानी इसमें लिक्विफिकेशन हो रहा है तो गैस इज एग्जिबिटिंग नेगेटिव डेविएशन एंड जेड इज इवन लेस देन 3/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 इडियोमेट्री का सवाल है, एक गैसेस हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोड करते हैं 100 ml ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है उसको कूल करने पे उसका वॉल्यूम 95 ml मिलता है, जिसमें 20 ml एब्जॉर्ब कर लेता है KOH और रिमेनिंग इज एब्जॉर्ब बाय अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पैराग्लिसरॉल। अच्छा, मेंशन भी है कि अल्कलाइन पैराग्लिसरॉल एब्जॉर्ब्स O2, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शायद हमें पता होगा। हाइड्रोकार्बन का हमने 10 ml लिया। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मान लेते हैं कि फॉर्मूला इज CXHY। जब इसका कंबशन होगा, अच्छा गैसियस हाइड्रोकार्बन है, जब इसका कंबशन होगा तो O2 गैस के साथ रिएक्ट करके ये XCO2 गैस प्लस Y/2 लिक्विड, ठीक है। अच्छा, इनिशियली वॉल्यूम हमने 100 ml लिया था ऑक्सीजन का और इसका हमने 10 ml लिया। देखते हैं, बैलेंस करें ऑक्सीजन तो यहाँ 2x है और इधर हो गया Y/2, तो यहाँ हो गया x प्लस Y/4, ठीक है। और कार्बन x है, हाइड्रोजन y है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम देखें तो 2x प्लस Y/2 है, इधर भी 2x प्लस Y/2 हो गया। इसका हमने लिया कितना 10 ml। इसका कितना लिया, तो इसका लिया इनिशियली हमने 100 ml इनिशियली, ये इनिशियल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम में ये ख़त्म हो जाएगा। इसका अगर 10 खर्च होता है तो इसका 10 खर्च होता है तो इसका खर्च होगा 100 माइनस, इसका खर्च होगा 10x प्लस Y/4, तो बचेगा 100 माइनस 10x प्लस Y/4। इसका 10 ml खर्च होता है तो इसका बन जाएगा 10x ml और इसका बन जाएगा Y/2। अच्छा, ये तो लिक्विड है तो इडियोमेट्री हम लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, गैस के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या मेंशन किया है। 20 ml इज एब्जॉर्ब बाई KOH। KOH कितना ml एब्जॉर्ब किया, तो 20 ml। तो KOH एब्जॉर्ब किसको करेगा, तो भाई KOH एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब्स CO2। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज कितना, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 हम KOH के एब्जॉर्ब वॉल्यूम से बता सकते हैं, दैट इज 20 ml। और इसको अगर इक्वेट कर दें 10x से तो x की वैल्यू आ गई 2, मतलब हाइड्रोकार्बन इज समथिंग C2, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन का नंबर बताना है। अच्छा, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पैराग्लिसरॉल क्या ऑब्जर्व करता है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पैराग्लिसरॉल O2 ऑब्जर्व करता है। अच्छा, कूलिंग करने पे मिक्सचर का फाइनल वॉल्यूम था 95 ml, उसमें से 20 ml KOH एब्जॉर्ब किया, तो बाकी का बचा हुआ 75 पैराग्लिसरॉल एब्जॉर्ब किया है। तो पैराग्लिसरॉल ने एब्जॉर्ब किया O2, तो O2 का वॉल्यूम हो जाएगा VO2 विल बी 95 माइनस 20, दैट इज 75 ml। इतना O2 का वॉल्यूम बचा हुआ था रिएक्शन के बाद। अब इसको इक्वेट करें तो 100 माइनस 10, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 प्लस Y/4 इक्वल्स टू 75, ठीक है। 10 से इक्वेशन को डिवाइड कर दे पूरा, ये हो जाएगा 10 माइनस 7.5 इक्वल्स टू 2 प्लस Y/4, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 2.5 माइनस 2, ये वैल्यू 2.5 माइनस 2 यानी 0.5 इक्वल्स टू Y/4। सो यहाँ से y की वैल्यू बोल सकते हैं कि y इज 2, सो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, हाइड्रोकार्बन विल बी C2H2, ठीक है। अपना ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 गैस स्टेट का सवाल है। इसमें हम SO2 गैस को फ्यूज़ कर रहे हैं, एक ऑरिफिस जिसका यूनिट एरिया है और इन यूनिट टाइम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इसके n मॉलिक्यूल्स फ्यूज़ करते हैं। तो हमें बताना है कि द नंबर ऑफ He मॉलिक्यूल इफ्यूजिंग अंडर द सिमिलर कंडीशन एट इतना टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर। ठीक है, अब हमने प्रेशर चेंज कर दिया है, गैस का टेम्परेचर चेंज कर दिया है और गैस भी चेंज कर दी। तो रेट ऑफ इफ्यूजन हमें देखना है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू PA बाई रूट TM। ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन में PA बाई रूट TM। तो रेट ऑफ 1 अपॉन रेट ऑफ 2 इक्वल्स टू, देखिए ज़रा, नंबर ऑफ SO2 गैस चेंज हो गई, यूनिट, अच्छा ऑरिफिस का एरिया यूनिट है, क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm है। अच्छा, हीलियम मॉलिक्यूल्स को सिमिलर कंडीशन बट टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखा है, तो सिमिलर कंडीशन यानी ऑरिफिस का एरिया सेम है। इसको लिख सकते हैं P1 अपॉन रूट T1 M1 और यहाँ हो जाएगा P2 रूट T2 M2। हाँ है ना। अब देखो इसको हम हीलियम और SO2 कर दें, रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ SO2। तो हीलियम का पार्शियल प्रेशर देखो ज़रा कितना है, तो हीलियम को हमने 0.25 atm पे रखा है। टेम्परेचर, अच्छा, और इसका पार्शियल प्रेशर 1 atm था। टेम्परेचर देख लेते हैं, हीलियम का टेम्परेचर हमने 273 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हमें टेम्परेचर केल्विन में लेना चाहिए। तो 273 प्लस 273 यानी ये हो गया 546, इसका मोलर मास 4। SO2 को हमने 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 एंड मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास हो गया 64। अब देखो 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं इंटू 273 से इसको कैंसिल किया कितना टाइम, 2 टाइम, तो ये हो गया 2 और यहाँ आ गया 4, तो यानी 8 और 64 को कैंसिल करें तो ये 8 बचेगा, यानी 2 रूट 2 दैट इज 1/√2। ठीक है, अब आर हीलियम के, अब देखो, अब रेट को यूनिट टाइम में इसके n मोल्स आ रहे हैं, मतलब इसकी रेट हो गई n/1, तो रेट ऑफ हीलियम बोल सकते हैं n, SO2 की रेट हो गई n/1, तो रेट ऑफ हीलियम हो गया n/1 इंटू 1/√2 यानी n/√2 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।